हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास बेटा कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बेटा एनईपी 2020 से बनने वाले जितने भी टॉप 50 क्वेश्चन थे आपके, वो वीडियो अपलोड कर दिए, तो आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है। और वो जो प्लेलिस्ट है वो आपकी सीडीपी की प्लेलिस्ट में हुई है, ठीक है। तो आप लोग जाकर देख लीजिए। और फिलहाल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। 71 का आपको बताना है। तो कहाँ पर है बेटा, भारत में स्थानांतरित खेती का प्रचलन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। कौन से क्षेत्र में? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। स्थानांतरित खेती या इसे हम बोलते हैं झूम खेती, जो पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र में होती है आपकी, ठीक है। इसमें ज़्यादा बताने का नहीं है, पहले भी हम ले चुके हैं, तो हमें केवल रिवीजन करना है, तो समझाना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि समझाने का टाइम खत्म हो चुका है, काफ़ी समझा दिया। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। 72 का आपको बताना है। कहता है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। हाँ, ऐसा भी है, जो स्वदेशी लोग हैं उनसे। कहता है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। बांध जो होते हैं वो क्या करते हैं, टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा नहीं होगा। फिलहाल अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। ये पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, ये भी ठीक है। ये जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्वतीय प्रभाव हो सकते हैं, ये भी ठीक है। हमसे पूछा कौन सा नहीं है। देखो, नदी बांध से जल विद्युत की उत्पत्ति होती है, ये तो आपको पता ही है ना। ये पानी हवा को बिना प्रदूषित किए सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराया जाता है। इससे विकास को तो प्रोत्साहन मिलता ही मिलता है, और क्या होता है, वही स्थानीय लोगों को विस्थापित करके विकास को भी प्रभावित करता है ना। जैसे बांध बना दिया यहाँ पर, अब यहाँ पे आबादी भी चल रही है, यहाँ से पानी निकल रहा है सब इस साइड में, ठीक है। यहाँ पे आबादी कर दी आपकी। इस तरीके से ये पर्यावरण परिस्थितिकी क्या होती है बेटा, दृष्टि से जैव विविधता को प्रभावित करता है, ठीक है। लेकिन बेटा इस प्रकार बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है। मैंने सही बोला था कि बांध जो होता है टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है, क्योंकि टिकाऊ विकास हो ही नहीं सकता वहाँ पे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 73 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैस बेटा कौन कौन सी हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैस ट्रिक बता देता हूँ। ओ मीना कल काजल लगाना, ठीक है। ओ से देखो बेटा, ओ से हो जाती है आपकी ओजोन। मी से क्या हो जाता है, मी से हो जाता है मीथेन, ठीक है। ना से हो जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, कल से हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल से हो जाता है आपका जलवाष्प, ठीक। ये आपकी ट्रिक हो गई है, और काय की हो गई है, ग्रीन हाउस गैसों की ट्रिक हो गई है, ठीक है। जलवाष्प देखो ऑप्शन में जलवाष्प है, होगा मीथेन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 74 कहता है आपसे कि भारत में ठंडे रेगिस्तान जो होते हैं मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि ठंडी रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, इसलिए ऐसा होता है। या क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि ठंडे रेगिस्तानों में बहुत हवा पतली कम होती है, इसलिए ऐसा होता है। देखो, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून में इसलिए प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि वे ऊंचाइयों पर हैं, और साथ ही वे हिमालय की वृष्टि छाया में भी पड़ते हैं, जिससे वर्षा कम होती है और क्षेत्र अपेक्षाकृत सूखा रह जाता है। और भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान आपका लद्दाख है ही है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ठंडा रेगिस्तान कौन सा है आपका, लद्दाख है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि कौन सा नहीं होगा आपका, ये बताना है आपका। देखो, पहला ठंडे रेगिस्तान ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है, वृष्टि छाया में रहते हैं,
लेकिन अब हमें इन दोनों में से बताना है कि ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। वो इसलिए नहीं होते हैं, इन दोनों में सबसे अच्छा ऑप्शन ये होगा आपका, क्योंकि क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में रहते हैं। ठीक है तो ये भी ठीक आपका, लेकिन उससे बेहतर आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका सीटेट का कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक क्या है जिम्मेदार है, क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर। देखो होता क्या है कि ताजमहल के पीले होने का कारण भी बता देता हूँ, उसके बाद और भी कुछ बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, अम्ल वर्षा होती क्यों है। देखो जो वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ये विषैली गैस की उपस्थिति निकट अवस्थित, जैसे कि मथुरा, आगरा के पास मथुरा एक फैक्ट्री है, वहाँ से कौन सी फैक्ट्री है, रिफाइनरी फैक्ट्री है। ये गैस जो आपकी सल्फर डाई होती है उस फैक्ट्री से निकलती है, SO2 जो होती है वहाँ से निकलती है। अब ये जलवाष्प के जाके ऊपर वायु से क्या करती है, रिएक्शन करती है जलवाष्प से, यानी कि H2O से, तब क्या बना देती है, H2SO4 बना देती है आपकी, क्या बना देती है ऊपर जाके, H2SO4 बना देती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है। यही क्या होती है बेटा, और भी जैसे हमारी नाइट्रोजन होती है, ये भी फैक्ट्री वगैरह से निकलती है, ये भी ऊपर जाके जलवायु से मिलती है, नाइट्रस ऑक्साइड बना देती है। ये गैस अम्लीय वर्षा के रूप में ऐतिहासिक इमारतों से गिरकर प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि ताजमहल के आसपास क्षेत्रों में स्वच्छता की नीति अपनाई जा रही है। ठीक है, और ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाई, इसे ही, अच्छा सल्फर को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोन कैंसर गैस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चटका देती है उसे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया था, पल्लव राजवंश ने, चोल राजवंश ने, चालुक्य ने या काकतीय राजवंश ने। तो किसने बनाया था, काकतीय राजवंश ने आपका बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहता है कि 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो द्रव्यमान बराबर क्या होता है आपका, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन। ठीक है, तो घनत्व हमें कितना दिया गया है, 15, और ये दिया गया है 3, यानी कि 15 3 45 ग्राम हो जाएगा आपका, मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा आपका। ठीक है, 78 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, द्रव्यमान, संवेग, गुरुत्वाकर्षण और भार। ठीक, देखो जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सदिश, जिसमें क्या होता है, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि। लेकिन अदिश राशि किसे बोलते हैं बेटा, अदिश राशि जो होती है जिसमें केवल क्या होती है, परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो सदिश राशियां हमारी जैसे कि कौन कौन सी हो गई, वेग हो गया हमारा, बल हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, संवेग, भार, गुरुत्वाकर्षण आदि। इसके विपरीत हमने बता चुके हैं, जैसे कि दूरी हो गई, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, वो हमारा क्या आ जाता है, अदिश राशि के अंतर्गत आ जाता है। तो द्रव्यमान आ जाएगा। बाकी ये हमारी, ये और ये हमारा क्या होता है, तीनों की तीनों सदिश होती हैं आपकी। ठीक है, 79 एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है। यानी कि कोई ऐसी वस्तु जिसमें से प्रकाश तो आया लेकिन इसके अंदर से गुजरा नहीं, यहीं से परिवर्तित हो गया ऐसे करके, इधर नहीं आया। इसे उत्तल बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं या पारदर्शी बोलते हैं। बेटा 79 देखो, वैसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरणें या तो गुजर नहीं सकती या प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती, उसे हम बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। जैसे लकड़ी का गुटका हो गया आपका, दीवार हो गई, ठोस वस्तुएं हो गई, या पॉलिश किया हुआ कोई शीशा हो गया। और वही पारभासी क्या होता है बेटा, पारभासी में वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है। ठीक है, पारभासी में क्या होता है कि
देखो पारभाषी में क्या होता है, वस्तुएं कैसी होती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। अपारदर्शी आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, अपारदर्शी उत्तर हो जाएगा। जबकि पारदर्शी में वस्तुएं क्या होती हैं, पारदर्शी में वस्तुएं जो होती हैं बेटा आपकी आर पार दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है, दिखाई देती हैं आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर क्या होगा, 10 किलो होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सीटेट का, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी उच्च प्राथमिक में भी पूछ लेता है। देखो किसी भी वस्तु का जो भार होता है, भार होता है वो जो होता है द्रव्यमान m गुणा गुरुत्वीय त्वरण g पर के गुणनफल पे क्या होता है बेटा, बराबर होता है। पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर स्थित वस्तु के भार का कितना होता है, 6 गुना होता है। यदि कितना होता है, 6 गुना होता है। जैसे पृथ्वी तथा चंद्रमा दोनों सतहों पर द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। अतः किसी भी वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता, इसलिए चंद्रमा पर स्थित वस्तु का भार द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम ही होगा। अतः ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है। अब किसी में ये आंसर दिया गया है कि 10 किलो, क्यों, जैसे कि अभी मैंने बताया कि चंद्रमा पर स्थित वस्तु का भार 6 गुना होता है। बच्चे क्या करते हैं, 10 गुणा 6 कर देते हैं, तुरंत ये लगा देते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है बेटा। अभी मैंने बताया दोनों सतह पर द्रव्यमान तो बराबर ही होता है ना, अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। ये तो मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक, तो बेटा आज के लिए इतना ही।